history, test number 12. Question number 1 is, which of the following best describes the term fine paper? देखो फाइन पेपर की यहाँ बात की गई है एंड आई सपोज वी डिडंट हैव हर्ड अबाउट इट कि फाइन पेपर होता क्या है। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, लो कॉस्ट सिक्योरिटी विद हाई रिस्क। तो कहीं ना कहीं हो सकता है सिक्योरिटी के साथ लिंक करे। अब हर एक ऑप्शन के अंदर इफ यू सी इट इज लिंक्ड विद सिक्योरिटीज बॉन्ड्स इस तरह से। तो अब देखते हैं फाइन पेपर का क्या एक्चुअल मीनिंग हो सकता है या क्या अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। फर्स्ट वन इज लो कॉस्ट सिक्योरिटी विद हाई रिस्क, कि हाई रिस्क हो और लो कॉस्ट सिक्योरिटी हो। तो देखो कभी हम फाइन की बात या रिफाइन की बात हम करते हैं तो इट इज समहाउ वेरी सॉलिड, कुछ अच्छा होता है, कुछ रिफाइंड होता है, उसकी बात हम करते हैं। तो रिस्की थिंग इज नेवर रिफाइंड, इट इज अ रॉ फॉर्म। सो ये तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट, ये हो सकता है क्योंकि वो काफी ज्यादा सिक्योर होती है, ये हो सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी। थर्ड वन इज हाई ग्रेड लो रिस्क सिक्योरिटी। देखो बी और सी को भी सी भी एक तरह से एक बेटर कंपेटेबल इसका कंपटीशन में आ जाता है बी के। तो अगर हम यहाँ पे देखें बी और सी के बीच में, तो सी ऑप्शन सीम्स टू बी मोर एप्रोप्रिएट। तो बी को हम काट सकते हैं, सी को हम मान सकते हैं कि हो सकता है। लास्ट वन इज फुल्ली रिडीमेबल इन्फ्लेशन गार्डेड बॉन्ड्स, ये भी हो सकता है, बट अगर हम बी सी और डी में अगर मुझे चूज करना हो तो एज पर दिस नेम तो मेरे लिए सी ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट है। तो आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज हाई ग्रेड लो रिस्क सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, इट इज अबाउट लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिक्रीजिंग रेपो रेट हेल्प्स ओवरकम लिक्विडिटी ट्रैप। देखो लिक्विडिटी ट्रैप में होता क्या है कि जो इसका नाम है उस नाम से आप देख लो कि लिक्विडिटी कहीं ना कहीं ट्रैप हो गई है, कहीं ना कहीं फंस गई है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर लिक्विडिटी आपकी कहीं ना कहीं फंस गई है तो उसका मीनिंग ये होता है कि जो आपका सेंट्रल बैंक है वो आपकी बैंक रेट को या इंटरेस्ट रेट को नीचे गिराए जा रहा है, लगभग जीरो के अराउंड ले आया। बट आपकी जो लिक्विडिटी है वो अभी भी सेम लेवल पे है, वो इंक्रीज नहीं कर रही। ठीक है, तो डिक्रीजिंग रेपो रेट हेल्प्स ओवरकम लिक्विडिटी ट्रैप, दिस इज रॉन्ग। लिक्विडिटी ट्रैप को ये हेल्प नहीं करता बिकॉज ऑलरेडी वो जीरो के अराउंड है। नेगेटिव थोड़ा ना कर दोगे आप इंटरेस्ट रेट को। इंटरेस्ट रेट नेगेटिव करने का मतलब ये है कि आप लोन लोगे और इंटरेस्ट भी आपको ही मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड इज इट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल प्रेफर टू होल्ड मनी rather than investing in it। बिल्कुल ठीक है। होता क्या है कि जब भी बैंक रेट कम होगी तो आपकी सेविंग इंटरेस्ट रेट भी कम होता जाएगा। तो लोगों को अनसर्टेनिटी रहती है कि यार ये पैसा मतलब ये पैसा कहीं डूब ना जाए, तो वो सेविंग मोड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से लिक्विडिटी नहीं बन पाती मार्केट के अंदर। तो ये सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। थर्ड वन इज इट इज अ सिचुएशन where investor do not want to increase the investment। ये statement obviously second और third दोनों compatible statement है। So answer here becomes, इसने पूछा है correct, तो answer becomes option B, that is 2 and 3 only। Question number 3, consider the following statement, Lorentz curve shows the relation between tax rate and tax revenue। देखो लॉरेंस कर्व होता है इनइक्वालिटी के लिए, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के लिए कौन सा कर्व होता है, लैफर कर्व। तो ये तो आपका हो गया बेसिक से, तो ये तो आपका रॉन्ग हो, ये स्टेटमेंट आप सही आइडेंटिफाई करोगे कि रॉन्ग है, ये आप मिस नहीं कर सकते। सेकंड, इंडियन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हैज बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग इन द पास्ट डिकेड। ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि जैसे लास्ट डिकेड में आप देखोगे अगर तो डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ा है हमारा और इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ा है, जो टैक्स रेवेन्यूज है वो इंक्रीज हुए हैं पास्ट डिकेड में। So answer here becomes option B, that is 2 only. Next is question number 4. Question number 4 says which of the following is or are the qualitative tools of monetary policy। Monetary policy में भी हम two types of tool, qualitative and quantitative। Quantitative tools का मतलब क्या होता है, वो एक बार लगा दिए गए और वो ओवरऑल इकोनॉमी में वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्टर पे या किसी एक एरिया पे किसी एक प्रॉब्लम पे वो वर्क करेंगे।
वो ओवरऑल इकोनॉमी में या तो लिक्विडिटी कम कर देंगे या इंक्रीज कर देंगे। जैसे आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या सीआरआर। क्वालिटेटिव वो होते हैं जो कि किसी जो बहुत सर्जिकल होते हैं, वो किसी स्पेसिफिक एरिया पे वर्क करते हैं, उन्हें कहते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, दिस इज राइट। क्या इसका क्या मतलब है? रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब ये कि इस सेक्टर को इतना क्रेडिट मिलना चाहिए, इसको इतना मिलना चाहिए, इसको इतना मिलना चाहिए। तो हमने एक तरह से लिमिट्स डिफाइन कर दी हर एक सेक्टर के लिए कि किसी सेक्टर को कितना क्रेडिट चाहिए होगा या किसको कितना क्रेडिट दिया जा सकता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें रिवर्स और रिवर्स रेपो की बात होगी, तो ये आपका हो जाएगा क्वांटिटेटिव। रिजर्व रेशियो, सीआरआर, एसएलआर, ये भी हो जाएंगे आपके क्वांटिटेटिव टूल्स। देन मोरल सुएशन, दिस इज अ क्वालिटेटिव टूल। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी 1 एंड 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 says which of the following is or are among RBI's prescribed external benchmarks। देखो एक्सटर्नल बेंचमार्क का मतलब ये है कि जो बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट देता है, जैसे आपने देखा होगा कि होम लोन आपको 10% पे मिल रहे हैं, 11% पे मिल रहे हैं, तो ये किसके अकॉर्डिंगली डिफाइन होते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट्स। So repo rate is a kind of external benchmark rate. Then 91-day securities are also an external benchmark rate. 182-day treasury bills are also benchmark rate. Yeah, any other benchmark rate produced by the financial benchmark India Private Limited. तो ये भी होगा। एक्चुअली आरबीआई ने सर्कुलेट किया था जिसमें उसने बताया था कि ये चारों की चारों एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट्स होती हैं। So answer here becomes option D, that is 1, 2, 3 and 4. Now question number 6. Question number 6 says question number 6 says the term ERUPI often seen in news is approximately described in which of the following option। तो ई रुपये की हम बात करते हैं। आरबीआई इशू डिजिटल करेंसी, ये सही है। ऑनलाइन वॉलेट फॉर यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन, रॉन्ग है। डिजिटल प्रीपेड वाउचर फॉर अवेलिंग सर्विसेज, दिस इज रॉन्ग। टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी इशूड इन द इंडियन मार्केट। तो देखो पहली वाली जो चीज है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। इट इज अ डिजिटल करेंसी दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says the objective of taxation system by the government is to accomplish which of the following। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेशनल सिक्योरिटी भी है क्योंकि जो स्पेंडिंग होगी वो इन दोनों पे होगी ही होगी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे भी हम स्पेंडिंग करेंगे, सेविंग को भी प्रमोट करते हैं जब हम टैक्स रिबेट्स वगैरह देते हैं, और हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे काउंटर वैल्यू ड्यूटी हमने लगा दिया, या हमने एक्सपोर्ट सब्सिडी या इंपोर्ट ड्यूटी हमने लगा दी, तो वो सब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हो जाएगा। सो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस मे बी कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, बिल्कुल सही बात है। अगर लिक्विडिटी इंक्रीज करेगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी क्या करेगी, डिमांड क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा। अ डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, हाँ अगर आउटपुट कम होगा तो क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट बेस्ड या सप्लाई जो आपकी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा, जिससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन। एन इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, यस अगर डिमांड इंक्रीज करेगा तो इन्फ्लेशन होगा ही होगा। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 says consider the following pairs ancient site location: Petrodava Dacian fortress in Romania, this statement is correct. Then Pompeii in Italy, this is also correct. Plains of Jar in Laos, this is correct. Then Ponte di Ferro in France, this is wrong, it is in Rome or Italy. So answer should be 1, 2 and 3। देखो ये आपकी इंटरनेशनल साइट्स हैं, इनकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। This significance is very well described in your synopsis, तो एक बार synopsis को इसके लिए जरूर go through कर लेना। So answer becomes option A, that is 1, 2 and 3।
तो अगर ये क्वेश्चन देखो गलत भी होता है तो भी चल जाएगा, बिकॉज मुझे पता है आपको नहीं पता होगा। तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली टू ना तो ये आपको टेस्ट करने के लिए, ना ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, ये सिर्फ ये देखने के लिए कि आप पेशेंस कितना रख सकते हो पेपर के अंदर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप पैनिक हो जाते हो कि यार ये पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया। तो उस पैनिक वाली चीज को टेस्ट करने के लिए कि आप अपना कितना कामनेस रख सकते हो माइंड का पेपर के अंदर, उसके लिए क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट, एंथ्रेसाइट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बिल्कुल सही है। 90% तक इसमें कार्बन होता है, 85 to 90%। विटामिन एस, दिस इज आल्सो राइट, इट हैज अ लो सल्फर कंटेंट, इट हैज, इसका कार्बन कंटेंट भी, कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छी बढ़िया होती है, तो इसके लगभग 85% के अराउंड कैलोरीफिक वैल्यू होती है। Then you have lignite, brown coal containing 83% कार्बन, दिस इज रॉन्ग, उसमें लगभग 60% ही कार्बन होता है, 40 से 60%, तो थर्ड हो जाएगा रॉन्ग। फोर्थ, पीट, द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वुड टू कोल, ये स्टेटमेंट सही है। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, 3 पेयर्स ओनली, तो 3 ही पेयर करेक्टली मैच्ड हैं यहाँ पर। सो बेसिक है आपका, ज्योग्राफी बुक के अंदर दिया है, साइंस बुक के अंदर दिया, दोनों बुक्स के अंदर इसके बारे में दिया हुआ है, तो ये आपको कवर करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 says consider the following statement, the occurrence of fronts are the typical feature of tropical and polar regions। देखो जो फ्रंट्स होते हैं वो आपके टेम्परेट रीजन में होते हैं, ना कि ट्रॉपिकल में, तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट रॉन्ग। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्रंटोजेनेसिस helps in anti-clockwise direction, whereas in southern hemisphere it happens in clockwise direction। This statement is obviously right, ये सही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न में क्लॉकवाइज, हम पढ़ते हैं ये चीज। तो इन स्टेशनरी फ्रंट द विंड मोशन इन द बोथ द साइड्स ऑफ द फ्रंट इज पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो वैसे हो सकता है आपको ना पता हो क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, पर स्टेशनरी फ्रंट कब होगा, जब दो कोल्ड है ये और हॉट है, ये दोनों आपस में मिक्स कब नहीं करेंगे, जब विंड डायरेक्शन इस तरह से फ्लो कर रही है कि वो फ्रंट के पैरेलल हो। तो अगर आपको देखो इसका नहीं पता थर्ड स्टेटमेंट का, तो वन वाले को तो काट दो और ओनली ऑप्शन दैट यू आर लेफ्ट विद इज ऑप्शन सी। तो अगर आपको फर्स्ट टू स्टेटमेंट का भी पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, नहीं आता तो जाके एक बार दोबारा बुक को पढ़ो, जरूर इसको करो, नहीं आ रहा है समझ लो तो फिर मुझसे आगे पूछ लेना एक बार। नेक्स्ट इज which of the following statement with regard to October heat are correct, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अक्टूबर हीट के पर्सपेक्टिव से करेक्ट है। It is the transition from hot rainy season to dry winter season, बिल्कुल सही बात है। जब आपका मॉनसून होता है, मॉनसून के बाद आपका मॉनसून सितंबर तक एंड हो जाता है, फिर अक्टूबर आता है, रिट्रीटिंग मॉनसून का टाइम रहता है ये, और ये अक्टूबर हीट का टाइम होता है, उसके नवंबर से आपकी सर्दी शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक हो जाएगी। हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द पीरियड मेक्स द वेदर ऑपरेसिव, बिल्कुल होता है, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है, तो वेदर थोड़ा ऑपरेसिव हो जाता है, पसीना बहुत आता है इस टाइम में, स्वेटिंग बहुत होती है इस टाइम पे। थर्ड वन इज इट बिगिंस व्हेन the low pressure trough over the northern plains is gradually replaced by high pressure system। this statement is again correct। देखो लो प्रेशर की वजह से क्या हो रहा था, जो मॉनसून विंड्स हैं यहाँ पे लो प्रेशर है, जैसे इंडिया का मैप है तो ये लो प्रेशर है तिब्बत के ऊपर, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, ये जो विंड्स है ये ऐसे ऊपर जा रही थी, अभी जो लो प्रेशर ये हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अगर ये हाई प्रेशर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, विंड्स उल्टा फ्लो करना शुरू करेगी, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट, सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3। नेक्स्ट, which of the following statement is or are correct with respect to the western disturbances। western disturbances के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। these are extra tropical storms brought to India by the easterly jet stream। देखो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम से नहीं आती, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोल रहा हूं, तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से आनी चाहिए, तो ये तो हो जाएगी रॉन्ग, ये बेसिक लॉजिक से हो जाएगा क्वेश्चन। their arrival in India decreases the fog condition over the northern plains, बिल्कुल गलत है, it increases the fog condition, तो ये फिर से रॉन्ग हो जाएगा। the upper tropospheric cyclonic circulation impacts the progression of western disturbances, ये सही है, जो upper tropospheric cyclonic circulation है ये इसको इम्पैक्ट करती है, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज 3 only।
थर्ड स्टेटमेंट अगर नहीं भी पता है तो भी आपका आंसर तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 says in India the Shola ecosystem is characterized by एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेटिक जोन। बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप शोला इकोसिस्टम की बात करोगे तो कहाँ मिलता है हमें ये मिलता है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बीच में मिलता है, तो इट इज नॉट अ सेमी एरिड और एरिड क्लाइमेटिक जोन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ ट्रीज इन द वैली सराउंडेड बाय एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ ग्रासलैंड, दिस इज राइट। यही शोला इकोसिस्टम का बेसिक फीचर है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। डोमिनेंस ऑफ कॉनिफर्स इन एरिया ऑफ डेंस वेजिटेशन, दिस अगेन इज रॉन्ग। इसमें ग्रासलैंड ज्यादा होते हैं, कॉनिफर्स नहीं होते, सो द थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। नाउ सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछ रहा है, बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, तो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। Consider the following statement with respect to Paris Climate Agreement. It aims to limit the global warming well below 2 degrees Celsius and preferably limit it to 1.5 degrees Celsius compared to the pre-industrial level. This statement is right. This statement ठीक है। Second is it is legally binding international treaty on climate change. ये भी सही है। It was adopted by 196 nations at Conference of Parties COP21 in Paris, December 2015. ये भी सही है। So answer becomes option D, that is 1, 2 and 3. करेक्ट पूछा है, देखो बार बार इसको ध्यान रखना है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है। देन रोटरडम कन्वेंशन ऑन रोटरडम कन्वेंशन हजार्डस केमिकल्स, बिल्कुल ठीक है, आपके बेसिक बुक्स में दिया हुआ है। यूएनआरईडी प्रोग्राम डिफॉरेस्टेशन के लिए है, सही है। एजेंडा 21 डेवलपमेंट 1991 में आया था, तो ये भी सही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3। दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, गलत नहीं होने चाहिए। 15, 16, even 14 you cannot make it wrong, 13 भी wrong नहीं कर सकते, even this 12th question you cannot make wrong। तो 1, 2, 3, 4 and 5 इन पांचों में से 5 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। पीछे जाओगे तो आपका 7th क्वेश्चन सही रहना चाहिए, देन आपका 8th क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, 9th चलेगा अगर गलत हुआ तो, देन यू हैव 10th बिल्कुल सही होना चाहिए, देन 11th आपका ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 में से 5 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर इससे कम है सही तो इसका मतलब आपको वो टॉपिक रिवाइज करना होगा, यानी आप सिली मिस्टेक कर रहे हो। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं मान लेता हूं कि नहीं भी आता हो तो चलेगा। देन सेकंड क्वेश्चन सही होना चाहिए, थर्ड क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, फोर्थ क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से है। फिफ्थ क्वेश्चन चलो मान लेते हैं ना पता हो, सिक्स्थ क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो अगेन आपके इसमें से भी 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए 6 में से, तो अब तक आपकी 8 और 5 आपके हो जाते हैं 13, तो 16 में से 13 क्वेश्चन तो पक्का ठीक होने ही चाहिए हर हालत में। इससे ऊपर ही ठीक हो, इससे कम ठीक नहीं होने चाहिए। ये पेपर इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, तो मिस्टेक्स नहीं कर सकते आप, अलाउड नहीं है आपके लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 says desertification of lands is increasingly becoming a global concern. Which of the following statement given below is not correct with respect to the ecological impact? Lowering of water table, देखो desertification की बात कर रहे हैं। Lowering of water table leading to acute water shortage in the area, ये desertification से होगा तो आंसर नहीं बनेगा। Excessive soil erosion by wind and to some extent by water, ये भी सही है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग नहीं होगी। नॉट पूछ रहा है ना, इसलिए मैं रॉन्ग लगा रहा हूं। डिक्रीज इन एरिया अंडर वेस्टलैंड, बल्कि वेस्टलैंड का एरिया बढ़ जाएगा डिक्रीज होने की बजाय, तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर आपका ये बन जाना चाहिए। देन डिक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। तो हर एक स्टेटमेंट को देखकर उसको एनालाइज करके बढ़ना आगे। तो ये क्वेश्चन इजी है, आपका गलत होने के चांसेस 0 है इसमें, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। With reference to mangrove forest, consider the following statement. Mangroves are found only along sheltered coastline within freezing temperature. अब देखो मैंग्रोव्स का सबसे बड़ा सेंटर कौन सा हमारा, सुंदरबन। सुंदरबन में फ्रीजिंग टेम्परेचर तो है नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो जाएगी रॉन्ग, तो बायोलॉजिक फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट, दे शेयर द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोइंग विद इन द रीच ऑफ द टाइड्स इन सॉल्टी सॉइल, बिल्कुल सही है। उनके अंदर क्या होता है, न्यूमेटोफोर्स होते हैं।
और निमेटोफोर्स क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं एयर मतलब हेल्प करते हैं उसको ग्रो करने में इन टाइड्स एंड salty water. So it is asking correct statement. So answer should be option B. That is 2 only. Question number 19. Question number 19 says, consider the following statement. It forms easternmost limit of the Himalayan terai forest in India. Okay. ईस्टर्नमोस्ट बोल रहा है. ईस्टर्नमोस्ट का मतलब क्या है कि आपके सिक्किम वगैरह साइड होगा या आपके इस तरफ होगा. क्या कहते हैं, तराई की बात कर रहा है. तराई रीजन कहाँ पर आता है हमारा, यूपी के अंदर आता है. नेपाल से जो नीचे वाला रीजन है वो यूपी के अंदर ही आ जाएगा तराई रीजन. द गंडक रिवर फॉर्म्स द वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी टू दिस टाइगर रिवर रिजर्व. अब गंडक रिवर कहाँ फ्लो करती है, यूपी बिहार के अराउंड, मतलब कि बिहार में बेसिकली है. तो बिहार और यूपी के बॉर्डर है, इस तरफ फॉलो, इधर ही इसी किसी एरिया में फॉलो करती है, यानी ईस्टर्न यूपी या बिहार की साइड. Then barking deer, sambar, flying squirrels are important animals of this tiger reserve. तो ये टाइगर रिजर्व भी है. अब देख लेते हैं ऑप्शन. वाल्मीकि ये बिहार के अंदर है. पीलीभीत ये वेस्टर्न यूपी साइड या सेंट्रल यूपी साइड है, तो ये तो होगा नहीं. बक्सर टाइगर रिजर्व तो बिल्कुल नीचे की तरफ है. पलामू इज ऑल्सो, पलामू प्लेटू के उधर होगा ये भी. तो ये दोनों तो रॉन्ग हो जाएंगे. सो इन दोनों के बीच में वाल्मीकि इन बिहार और जो आपका तराई रीजन है वो नीचे की तरफ है इसके, किसके, नेपाल के. तो कहीं ना कहीं यही आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि नेपाल जहां पे एंड होता है वहीं पे कहीं पे तराई रीजन भी एंड होना शुरू हो जाता है. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व. तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, और फिर भी मैं आप कहूंगा इसको क्या 50% चांसेस आपके ठीक होने के. तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें चलाना पड़ेगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. Question number 20 says, with reference to Namthapa National Park, consider the following statement. ठीक है, it is dry deciduous forest type of vegetation. नामथापा कहाँ पर है, नामथापा है आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर, अरुणाचल प्रदेश वगैरह साइड है. तो it does not have a dry deciduous, it has evergreen type of forest. तो ये तो हो जाएगा गलत, क्योंकि it has tropical evergreen forest. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई wrong. It has a climate that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic. Arctic ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो हिल्स पे है, तो और हाइट भी काफी ज्यादा है वहां पे, तो ये सारे टाइप ऑफ क्लाइमेट वहां पे मिल जाते हैं. अब इससे पूछा which of the following is not correct. देखो उसने नॉट को बोल्ड मार्क किया है, कहीं कहीं पे वो बिल्कुल छोटा सा इनकरेक्ट लिख के छोड़ देता है. तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी बस. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली. और देखो मैं जब पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इसको पूरा जहां जहां आपके कीवर्ड्स हैं सबको मार्क करते हुए, हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज करते हुए कर रहा हूँ कि मैं क्यों स्टेटमेंट को गलत मानूंगा, क्यों सही मानूंगा. तो आपको प्लीज इस तरह से ट्राई करना है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, जिससे कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो. एक्यूरेसी ऐसे फालतू चीजें करने से इम्प्रूव नहीं होगी. एक्यूरेसी के लिए यू हैव टू सिट विद द पेपर, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तभी एक्यूरेसी इम्प्रूव हो सकती है. कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे तभी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी. Which of the following option is not correct with respect to vulture species? The white-headed and red-headed vultures are classified as critically endangered to the IUCN list. बिल्कुल सही बात है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी. आंसर नहीं बनेगा पर स्टेटमेंट ठीक है. A vulture captive care facility has been set up in the state of Bihar. तो ये स्टेट ऑफ बिहार में सेटअप नहीं की गई. It has been set up in the state of हरियाणा. पिंजौर के पास इसको सेटअप किया गया है. तो ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी रॉन्ग, तो बन जाएगा आपका आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. द सेफ, देखो ये नहीं जरूरी नहीं कि आपको आंसर मिल गया तो आगे भाग गए अगले क्वेश्चन पे. चारों स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या पता कोई और स्टेटमेंट मिल जाए जो गलत हो, फिर आपको चूज करना पड़ सकता है. हमने देखा है ऐसे क्वेश्चंस को पीछे जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट रहती हैं. द सेफ प्रोग्राम is only concerned with the conservation of vultures. बिल्कुल सही बात है, ये vultures के साथ ही है, तो ये भी नहीं होगा. Diclofenac became the leading cause of kidney failure in vultures from damage to their excretory system. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये काफी न्यूज में था. POP है ये, persistent organic pollutant. और इसके लिए जो कन्वेंशन है वो कौन सी है, स्टॉकहोम कन्वेंशन. इंडिया ने डिक्लोफेनेक के यूज को बैन किया हुआ है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. Question number 22 आएंगे. Question number 22 says, which of the following is
Which of the following region was famous for the Bokta Rising, सरदारी लड़ाई एंड मुक्ति लड़ाई मूवमेंट? छोटा नागपुर, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। देखो अब ये मेरे लिए भी बिल्कुल नई चीज है, पता नहीं ये कहाँ पर हुआ है, क्योंकि ये सारे के सारे नई मूवमेंट्स हैं, कहीं कोने से किसी से उठा के पूछी गई है आपसे। सो ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है क्वेश्चन। आंसर इसका है छोटा नागपुर प्लेट्यू। अगर आपको चूज करना रहता तो देखो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली जो जितने भी आपके जो ट्राइबल एरियाज हैं वो आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही मिलते हैं, फॉरेस्ट एरिया वहीं पर है। तो हम अगर चांस मुझे लेना तो मैं इसी पे लेता, गुजरात, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल पे नहीं लेता। ठीक है, झारखंड अगर यहाँ पे होता तो मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाती, या यहाँ पे छत्तीसगढ़ होता तो मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाती, तो फिर मुझे थोड़ा कंपेयर करना पड़ता। पर यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा अपना दिमाग चलाऊं तो भाई मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स आपके सेंट्रल इंडिया में मिलते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू में काफी सारे ट्राइब्स थे, काफी सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हुई थी, तो इसी को चूज कर लेते हैं। कोई और ऑप्शन तो बनता भी नहीं है, समझ भी नहीं आ रहा है, तो अगर तुक्का मारना है तो ना सोच के तुक्का मारना है बस। Which of the following are the major factors considered by the British Parliament to regulate the activities of East India Company in India? ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए कौन से फैक्टर्स यूज हुए थे? कॉन्करिंग मोर टेरिटरीज इन इंडिया, ये रॉन्ग है। रेगुलेटरी, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना है ना, तो टेरिटरीज एक्वायर करने से क्या होगा, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आएंगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना, तो उसके लिए कुछ और करेगा। कॉन्क्वेस्ट ऑफ बेंगलोर वाज ओनली बेनिफिटिंग द कंपनी एंड नॉट द ब्रिटिश नेशन, बिल्कुल सही बात है, तभी उसने किया ये काम, फैक्टर है ना ये। ओपनिंग इंडियन मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, जो अभी क्या था, ईआईसी की मोनोपोली थी इंडिया की इंडियन ट्रेड के ऊपर, तो बाकी जो ट्रेडर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों ट्रेड करेंगे, हम क्यों ना ट्रेड करें, तो इसके लिए मोनोपोली को ओपन करने की बात चल रही थी। देन माल एडमिनिस्ट्रेशन बाय कंपनी ऑफिशियल्स, ये भी बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्सी की कगार पे आ गई थी। और इन दिस ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेचर्स, जो पार्लियामेंट में उनके लेजिस्लेटर्स बैठते थे, वो उनके शेयर्स थे इस कंपनी के अंदर, तो जिसकी वजह से इस कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाया गया। और क्योंकि इसमें फंडिंग की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए उसकी रेगुलेशन को भी, उसको रेगुलेट भी करना था, उसको इम्प्रूव भी करना था। तो जो उसके कंपनी की हालत जो खराब हो रही थी, वो हो रही थी प्राइवेट ट्रेड बाय द ऑफिशियल्स और माल एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ऑफिशियल्स, तो ऑब्वियसली ये फैक्टर रहेगा। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। गोमधर कन्वर, धनंजय बोगरियान एंड जयराम खरगिया फुकन रिलेट्स टू। देखो गोमधर कंवर कौन थे, प्रिंस थे आसाम के, ही वाज द अहोम डायनेस्टी के प्रिंस थे वो, तो इन्होंने कौन सा रिवोल्ट लीड किया होगा, अहोम रिवोल्ट। तो देखो ये काफी प्रोमिनेंट नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी दो नाम नहीं पता चलेगा, पर ये नाम आपको पता होना चाहिए, गोमधर कन्वर, ठीक है, ये पता रहना चाहिए। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 सीरीज की इसको मैच करना है आपको। तो इस लिंकन कमीशन, इसका नहीं पता। सर्जेंट मैन, ये पता है कि एजुकेशन के साथ, तो 2 का तो हो जाएगा ए। देन फॉलर कमीशन का नहीं पता। देन व्हाइटली कमीशन लेबर के साथ था, तो इसका सी मान लेते हैं। तो आंसर देखने की कोशिश करते हैं। सेकंड का होना चाहिए ए, तो मुझे मिल गया आंसर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फर्स्ट का तो है बी और थर्ड का हो जाएगा फिर डी। और देखो इस लिंकन कमीशन जो थी वो थी रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज, और ये आई थी 1917 में, ठीक है। तो ये आपकी जो फ्लोरल कमीशन, इसके बारे में आपको पता चल गया, इस लिंकन कमीशन के बारे में आपको पता चल गया। सो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1B, 2A, 3D एंड 4C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कालीबंगन इज इन राजस्थान, नॉट इन हरियाणा। देखो कालीबंगन का मतलब क्या है, काले बेंगल्स, एक तरह से आप मैंने इसे याद किया हो तो काले बेंगल्स। और काले बेंगल्स इसलिए मैंने याद किया क्योंकि यहाँ पे फायर आर्टर भी मिलता है। तो कालीबंगन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ राजस्थान। देन राखी गढ़ी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ हरियाणा। अब राखी गढ़ी को कैसे याद करोगे, जैसे रक्षाबंधन है, राखी है, तो हरियाणा में काफी ज्यादा कंजर्वेटिज्म भी है,
तो उससे रिलेट कर सकते हो। है तो राजस्थान के अंदर भी, पर हमें याद करना है किसी तरह। तो अब यही याद रखो कि हरियाणा के अंदर काफी कंजर्वेटिज्म है, काफी ज्यादा प्रोमिनेंस दी जाती है सिस्टर्स को, तो इसलिए राखी गढ़ी। देन लोथल इज इन गुजरात, तो लोथल तो पोर्ट भी था, पोर्ट सिटी बोलते हैं, तो गुजरात ही पोर्ट के पास है, तो ये लोथल हो जाएगा गुजरात के अंदर। सो आंसर बिकम्स हियर ऑप्शन सी, दैट इज 3 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 says, with reference to the teachings of Kabir and Guru Nanak, consider the following statement. Unlike the early reformers, they were not linked with any particular religion creed. However, they did believe in rituals and ceremonies. ये तो obviously गलत होगा, वो बिलीव नहीं करते थे रिचुअल्स और सेरेमनीज में, तभी उन्होंने अपने आप को रिलीजन से अलग किया हुआ था। सेकंड, they condemned the polytheism and believed in one god, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। They also denounced all form of adultery, ये भी बिल्कुल सही है। They also emphasized on the fundamental unity of the religion, ये भी बिल्कुल सही है, वो मानते थे सारे धर्म एक ही बात कहते हैं। So answer becomes option C, that is 2, 3 and 4. Next is question number 28. Question number 28 says, with reference to the Kalinga structure of the temple, consider the following statements. The Jagannath Puri temple is called the White Pagoda, while the Konark temple is called the Black Pagoda. This statement is wrong. Second is, Lingaraj temple is a part of the UNESCO World Heritage Site. ये स्टेटमेंट आपका, सॉरी दोबारा से करते हैं इसको, जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपका सही होगा। जगन्नाथपुरी टेंपल इज नोन एज व्हाइट पगोडा एंड कोणार्क टेंपल इज नोन एज ब्लैक पगोडा। मैंने ध्यान नहीं दिया था, रियली सॉरी फॉर दिस थिंग, दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड इज, लिंगराज टेंपल इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये रॉन्ग है। लिंगराज टेंपल इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो इसमें पूछा है इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो इनकरेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 says, which of the following is not correct about the procedure of election of the president? ठीक है, all MLAs from each state have an equal value of vote in the election of the president. Obviously ये तो हो ही नहीं सकता, सारे के सारे MLAs की एक वोट होगी नहीं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। Political party are not allowed to issue whip in for the election of the president, बिल्कुल ठीक बात है कि पॉलिटिकल पार्टी को whip allowed नहीं, मतलब वो whip नहीं whip issue नहीं कर सकते। When volume of the vote of an MP is greater than that of MLA, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। So answer here should be only one, तो यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। So answer becomes option only one, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट में नहीं, तो एक तरह से क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following statement about the president of India are not correct? No president in the history of Indian polity has enjoyed a term longer than 5 years. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। There is a bar on the reappointment of a person as president under the constitution. कोई ऐसा बार नहीं है, एक पर्सन कितने बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है इंडिया के अंदर। 42nd amendment of the constitution empowers the president to send back any matter for consideration by the council of minister. देखो 47th अमेंडमेंट कब आया था, 1976 के अंदर, ये टाइम था नेशनल इमरजेंसी का। तो इस टाइम पे क्या थी, पावर कंसोलिडेट हो रही थी किसके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो ऐसी कोई अमेंडमेंट क्यों लेके आएगी गवर्नमेंट जिससे कि खुद की पावर कम हो जाए, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी रॉन्ग। सो आंसर बिकम्स 2 and 3 ओनली, क्योंकि उसने पूछा नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। Number 31. Which of the following statement is correct about the President of India? The Prime Minister administers the oath to the President of India. गलत है। It is Chief Justice of India. तो first statement तो हो जाएगा wrong. Second, all doubts and disputes in connection with the election of the President are decided by the Supreme Court of India. ये statement ठीक है। So इनमें से कौन सा सही रहेगा? That is option B. That is 2 only. Next is question number 32. Which of the following pairs have been correctly matched? Excess grant, when the amount greater than the allocated for an item is spent on it in the previous financial year. तो ये स्टेटमेंट तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड इज एक्सेप्शनल ग्रांट्स,
when the amount to be spent for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purpose of that year। तो देखो ये एक्सेप्शनल नहीं होता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग। Now third is to make an exceptional grant which forms no part of the current services, ये हो जाएगी आपकी एक्सेप्शनल ग्रांट। तो सेकंड और थर्ड को कर दिया उसने इंटरचेंज, सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। तो बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए और ये क्वेश्चन आप अफोर्ड नहीं कर सकते गलत करना। नेक्स्ट इज ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफन इन न्यूज़ इज पब्लिश्ड बाय, बिना देखे बता सकते हो कि इट इज यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन डी। बिना देखे ये क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि कितने बार इसको देख चुके होंगे अभी तक। नेक्स्ट, with reference to one nation one card program, consider the following: the families coming under the category of below poverty line only are eligible under this program. This statement is wrong. जिनको राशन कार्ड है वो सारे के सारे इस प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगे, लॉजिकल है ये बात। तो भाई अन्नपूर्णा वाले हो गए या अंत्योदय वाले हो गए या अबव पॉवर्टी लाइन वाले हो गए जिनको राशन मिलता है, तो ये सभी इसमें आएंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड, द प्रोग्राम इज एन एंडेवर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू एम्पावर द माइग्रेंट लेबर पॉपुलेशन, ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। थर्ड स्टेटमेंट इज Assam is the first state to implement this program. Yes, Assam is the first state to implement this. Assam is the 36th state. Assam 36वीं स्टेट है जो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग। नाउ आंसर शुड बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ नहीं दिया है, तो ऑप्शन बी इज द प्रोग्राम इज एन एंडेवर ऑफ द मिनिस्ट्री। ओ देखो हमने फिर गलती कर दी ना, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट क्यों इस ऐसी स्कीम को करेगा? ये काम तो आपका किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो जो मिनिस्ट्री इसमें लगेगी, जो डिपार्टमेंट इसमें लगेगा, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला लगेगा, ना कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज नन। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट को ओवरलुक करने की वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो वी नीड टू अवॉइड सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स। हमें हर एक टॉपिक को सही से पढ़ना, जल्दी जल्दी भागना नहीं है। यू हैव सीन हाउ आई हैव मेड दिस मिस्टेक, तो इस मिस्टेक को आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It broadened the Vishaka guidelines which were already in place. Obviously 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए थे, तो इसको ब्रॉडन किया है। The complaints must be made within 1 month from the date of incident। देखो 1 month थोड़ा स्ट्राइकिंग है। पहली बात तो क्या है, हम किसी को एम्पावर कर रहे हैं जो ऑलरेडी सबड्यूड है, कहाँ दुनिया लोगों के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। तो 1 month तो नहीं होना चाहिए, या 6 month हो या 1 year हो, थोड़ा टाइम तो उसको मिलना चाहिए ना, वरना क्या होगा 1 महीने तक तो उसको डरा के ही रखेगा जिसने क्राइम किया है। तो ये स्टेटमेंट तो हो जाएगी रॉन्ग, मेरे हिसाब से तो रॉन्ग होनी चाहिए। थर्ड, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड अ शी बॉक्स और सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट। स्टेटमेंट ठीक लग रहा है। सो सेकंड को पहले तो काट देते हैं, तो बन गया ऑप्शन ए और 1 एंड 3, तो बन जाएगा आंसर आपका बी, दैट इज 1 एंड 3 ओनली। Next is question number 36. With reference to open source software, consider the following statement. पहला है, it is distributed with its source code, making it available for use, modification, except distribution with its original right। तो ये statement हो जाएगा आपका wrong। Second, OSS typically includes a license that allows programmer to modify the software to best fit their needs and control how the software can be distributed। This statement is right, so answer becomes option B, that is 2 only। Next is question number 38. Consider the following statement. Gene transfer through viral vector can be used as a means of controlling invasive species। by gene transfer through viral vector it can be कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? इसको आप, हमने 37 क्वेश्चन मिस कर दिया ना,
चलो पहले 38 देख लेते हैं, उसके बाद 37 पे आएंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, हम कर सकते हैं। Then transgenic genes can be used as a way to confer resistance to pathogen in wild population, ये भी कर सकते हैं। Genetic engineering can be used to create microbial art, ये भी हो सकता है। So answer becomes option D, that is 1, 2 and 3. Now coming back to question number 37. Generally, RNA viruses have a higher rate of mutation than compared to DNA viruses. Statement ठीक है। Mutation increase the fitness of the virus, बिल्कुल। म्यूटेशन क्यों होगा? क्योंकि वायरस कैपेबल नहीं है किसी से फाइट करने के लिए। तो जब म्यूटेशन होगा तो उसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी वायरस की, तो उसकी फिटनेस इंक्रीज हो गई। सो आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39. 39th question says consider the following statement, following comparison of DNA and RNA. DNA is a double stranded molecule whereas RNA is a single stranded molecule. Statement is right, सही है। DNA is responsible for strong genetic information, for storing genetic information, while RNA acts as messenger between DNA and ribosomes. ये statement भी ठीक है। RNA is self-replicating and DNA is synthesized from RNA as an on-need basis. देखो जब DNA से information RNA लेके जा रहा है तो DNA RNA से क्यों synthesize होगा, बल्कि DNA RNA को synthesize करेगा। तो ये statement हो जाती है wrong। देखो डीएनए से जो डीएनए, अगर डीएनए डीएनए को बनाते हैं उसे बोलते हैं डुप्लीकेशन। अगर डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो योर आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 2 ओनली। ये चीज आपकी 12th के एनसीईआरटी में दी हुई है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ हीट ट्रांसफर. Conduction is the process of transmission of energy from one particle to another, with particles being in direct contact with each other. भाई सही बात है। इसमें क्या होता है, जब पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तभी हीट ट्रांसफर। मेटल्स होते हैं, मेटल्स में क्या होगा, आपके पार्टिकल्स बहुत क्लोज होंगे, तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल ऐसे ऐसे टकराते रहेंगे एक दूसरे के साथ। जब वो टकराते रहेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। रेडिएशन के अंदर क्या होगा कि दोनों के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं होगा, तो एनर्जी ऐसे फ्लो करेगी। तो एनर्जी फ्लोज इन वैक्यूम, वैक्यूम एयर वगैरह में रेडिएशन के थ्रू फ्लो करती है। जो सन से हमें एनर्जी मिलती है वो रेडिएशन के थ्रू मिलती है, तभी तो बोलते हैं सन्स रेडिएशन। हम कभी बोलते हैं सन्स कंडक्शन या सन्स कन्वेक्शन, हम बोलते हैं हमेशा सन्स रेडिएशन। क्यों? क्योंकि सिर्फ रेडिएशन आती है, वैक्यूम में भी वो ट्रैवल कर सकती हैं। तो स्टेटमेंट हो जाएगा ठीक, ये सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या बोल रहा है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन स्ट्रेट लाइन थ्रू अ गिवन मटेरियल मीडियम। नहीं, इसमें मीडियम की जरूरत ही नहीं है, ये मटेरियल मीडियम की वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। वही है, देखो जल्दी करने के चक्कर में हमेशा चीजें गलत होती हैं, तो थोड़ा स्लो करना पड़ेगा चीजों को। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन फ्लूइड्स सच एज गैस एंड लिक्विड। कभी अगर आपने घर में ये रोड जो होती है पानी गर्म करने वाली, या पतीले में पानी गर्म किया तो उसमें बुलबुले उठते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जहां पे भी हीट, जहां पे भी गर्म सरफेस होता है उससे बुलबुले उठ के ऊपर की तरफ जाते हैं और नया पानी वहां पे आके आता है, उसे बोलते हैं कन्वेंशन। तो थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। उसमें क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, वहां पे मॉलिक्यूल्स का बल्क मूवमेंट हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। सो द आंसर शुड बी ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41. 41 क्वेश्चन सेज in the context of Paris Club, consider recently seen in news, which of the following below is not correct. It is an informal group of official creditors whose role is to find coordinated and sustainable solution to the payment difficulties experienced by the debtor countries. देखो ये स्टेटमेंट है सही, ये पेरिस क्लब के बारे में सही स्टेटमेंट दिया है। सेकंड इज इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इट एक्ट्स एन एड हॉक पार्टिसिपेंट, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी, बिकॉज उसने पूछा है नॉट करेक्ट। तो अगर नहीं पता था तो ये आपकी नॉलेज एनहांस करने के लिए रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पेरिस क्लब, देखो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको हम काटा लगा देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग लॉफ्टेड। लॉफ्टेड क्या है, लॉफ्टेड के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सेज एन इन्फ्लेटेबल डिसेलरेटर दैट कुड
potentially help land astronauts on Mars in the future. The statement is right. This mission is a demonstration of a cross-cutting aeroshell for atmospheric re-entry. ये statement भी ठीक है. So answer becomes option C, that is both 1 and 2. ये नासा का प्रोजेक्ट है और इसके लॉफ्टेड की फुल फॉर्म क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट टेस्ट ऑफ एन इन्फ्लेटेबल डिसेलरेटर. तो ये एक बॉल की फॉर्म में रहेगा जिससे कि एस्ट्रोनॉट नीचे आ पाए इजीली. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44. National Logistic Policy to promote seamless flow of goods across country and improve Indian good competitiveness in a domestic as well as global market. Which of the following schemes promote NLP? प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, बिल्कुल सही बात है. ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के अंदर या मास्टर प्लान के अंदर ही आ जाता है. नेशनल रेल प्लान भी इसके अंदर आएगा. हमने रेल्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं. देन लीड्स इंडेक्स, ये लॉजिस्टिक के साथ रिलेट करता है, ये भी सही है. पीएम कुसुम, पीएम कुसुम क्या है आपका? सोलर पावर से रिलेट करता है. और सोलर पावर से रिलेट करता है किसके रिगार्डिंग? बेसिकली ये इरिगेशन या फार्मर्स के रिगार्डिंग है. तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग. सो आंसर शुड बी 1, 2 and 3, दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44. द टर्म व्हाइट लिस्टिंग रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू. व्हाइट लिस्टिंग किससे रिलेट करेगा? A cyber security strategy under which a user can only take action on the computer that an administrator has explicitly allowed in advance. Okay, मान लेते हैं. A military strategy which under they mark border areas that are not disputed. ये थोड़ा ये भी लग रहा है, हो सकता है. A financial strategy used by banks to check accounts and financial transaction. ये भी हो सकता है. A technological strategy used in blockchain. ये नहीं पता, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं सुना. तो देखो तीनों में आप अटक गए हो, तो ठीक है, यू माइट नॉट बी नोइंग अबाउट इट. तो आंसर मैं बता देता हूँ. आंसर इज ऑप्शन ए. इट इज साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है ये, जिसमें कि जिस यूजर को एक्सेस है वही उसको एक्सेस कर सकता है, जिसको परमिशन सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है. तो बेसिकली क्या है, अगर आपको ये क्वेश्चन उसने इजी बनाने की कोशिश की है, अगर किसी बच्चे को सिर्फ इतना पता है कि साइबर ये किससे रिलेटेड है, डिजिटल से रिलेटेड है, मिलिट्री से रिलेटेड है या फाइनेंस से रिलेटेड है, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. तो इट्स बेसिकली अबाउट कि अगर आपकी आंखों के सामने से गया है तो क्वेश्चन कर पाओगे. अगर आपकी आंखों के सामने कभी ये टर्म गई नहीं तो नहीं कर पाओगे. तो यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोट्स, वो आपको हेल्प कर देगा आगे. नेक्स्ट इज लोकल सेल्फ गवर्नेंस कैन बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन. तो ये क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. ये हो जाएगा आपका डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है आपसे, ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज, व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंस और कॉन्सिक्वेंस? पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड. बिल्कुल सही बात है, बिकॉज बटरफ्लाई काफी ज्यादा बटरफ्लाई का काफी इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिनेशन में. There could be drastic increase in the fungal infection of some cultivated plants. ऐसा कुछ नहीं होता, तो मतलब ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हम काट सकते हैं. It could lead to a fall in population of some species like wasps, spiders and birds. Why? Because ये लोग बटरफ्लाई से फीड करते हैं, उनका खाना ही खत्म हो गया. तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा. सो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 and 3 only. Who among the following was or were associated with the introduction of Rayot-Wari system during British rule? ये 1820 के अराउंड आई थी. तो इट वाज थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड. अब देखो, अलेक्जेंडर रीड का शायद नाम ना पता हो, पर थॉमस मुनरो का नाम आपको पता होना चाहिए रेयत-वारी के साथ. एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज एसोसिएटेड विद परमानेंट सेटलमेंट. तो अगर मैं सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस को हटा दूं तो भी आपका आंसर आ जाता है. ठीक है, चलें आगे. From the ecological point of view, which one of the following assumes importance in being a good link between Eastern Ghat and the Western Ghat? तो इसका आंसर है सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व. इसका डायरेक्ट आंसर है टेलिंग यू, इट इज सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व. और इन चारों टाइगर रिजर्व्स को आप मैप पे लोकेट करेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50. व्हाट इज और आर द एडवांटेजेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम? It is a pan-India electronic trading portal for the agriculture commodities. Statement सही है. It provides the farmer
access to national wide market with prices commensurate with the quality of the produce, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे, आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आ गया सी सेट वाले पार्ट पे। अब सी सेट में मैं थोड़ा जल्दी रीड करूंगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई हैव टोल्ड यू द स्ट्रेटजी, हमें ब्रेक करना है हर एक कॉम्प्रिहेंशन को, उसका मीनिंग निकालना है, फिर उसको सॉल्व कर देना है। Climate change is likely to expose a large number of people to increasing environment risk, forcing them to migrate। तो climate change और migration का यहाँ पे उसने बता दिया लिंक। नेक्स्ट वो कह रहा है the international community is yet to recognize the new category of migrants। तो जो न्यू कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट्स है ये अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुए हैं, yet to recognize नहीं है। There is no consequence of the definition and status of the climate refugees owing to the distinct meaning of the term refugee carrying under international laws। There क्यों नहीं है? क्योंकि कंसेंसस नहीं बन पाया इस बात पे। There are still gaps in understanding। क्यों है? क्योंकि gaps in understanding how climate change will work as the root cause for migration। Even if there is recognition of climate refugees, who is going to provide protection? protection कौन देगा? More emphasis has been given to international migration due to climate change, but there is a need to recognize migration of such people within the countries। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन भी हो, विद इन डोमेस्टिक माइग्रेशन भी है, ऑल्सो एज दे प्रोवाइड एज देयर प्रॉब्लम्स कैन बी एड्रेस्ड प्रॉपर्ली। सो अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रैशनल इन्फरेंस फ्रॉम द अबव पैसेज? द वर्ल्ड विल नॉट बी एबल टू कोप विद द लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ क्लाइमेट रेफ्यूजीज। ये बिल्कुल मतलब कि देखो इसकी बात उसने कहीं की नहीं, तो काटा लगा सकते हो। वी मस्ट फाइंड द वेज एंड मीन्स टू स्टॉप फर्दर क्लाइमेट चेंज। ये बात भी आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने कभी क्लाइमेट चेंज को रोकने की बात नहीं की, हमने सिर्फ रेफ्यूजीज की बात की है। द क्लाइमेट चेंज विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल इन द फ्यूचर। ये भी उसने कहीं नहीं बोला अभी तक। रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन इज नॉट येट प्रॉपर्ली अंडरस्टूड। देखो ये फिर क्लियरली बोल रहा है बार बार कंसेंसस नहीं बन पाया है, हमने अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, किस तरह से इफेक्ट करेगा वो भी हमने नहीं समझा। तो फोर्थ स्टेटमेंट को ये बार बार यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। Next, a clock strikes at 1 o'clock, once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock and thrice at 3 o'clock। तो जो टाइम हो रहा है उतने बार वो क्लॉक बजती है। तो if it takes 12 seconds to 5 o'clock पे 5 सेकंड 12 सेकंड चाहिए, यानी 5 बार बजने के लिए उसे 12 सेकंड चाहिए। तो 10 टाइम्स पूछ रहा है, 10 o'clock पे पूछ रहा है, तो 10 टाइम्स बजने के लिए कितना टाइम उसे चाहिए होगा? 12/5 इंटू 10 तो 2, तो ये आ जाएगा 24। तो आप यूनिटरी मेथड से डायरेक्टली कर सकते हो इसको कि 5 टाइम्स बेल को रिंग होने के लिए 12 सेकंड चाहिए। 10 टाइम्स रिंग होने के लिए कितने चाहिए होंगे? 12/5 इंटू 10। ठीक है, तो आंसर बिकम्स 24 सेकंड। सेकंड, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट and the two conclusions that follow the statement। Morning walk is good for health। Okay, all healthy people go for morning walk। ये कहीं नहीं बोला गया, नहीं मानते। Morning walk is essential, essential नहीं बोला उसने, बोला good health के लिए अच्छी है, आप चाहो तो कर सकते हो, तो उसने essential बिल्कुल नहीं बोला। तो इनमें से कौन सी वैलिड कंक्लूजन होगी? कोई भी नहीं। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, there are 13 two-digit consecutive numbers। If 39 is the mean of the first 5 है, ये लाइव नहीं है, 5 such numbers, then what is the mean of all the 13 numbers? तो देख लेते हैं। There are 13 two-digit consecutive odd numbers। If 39 is the mean of the first 5 numbers, ये 5 है, 5 such numbers, then what is the mean of all the 13 numbers? ठीक है, तो देखो जब भी हमें मीन निकालना है तो हम क्या करते हैं, कोई भी अगर ओड नंबर दिया हुआ है, जैसे आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मीन हो जाएगा सीधा 4। जो मिड टर्म हो उसका मीन बन जाता है। या अगर आपको मीन निकालना है तो आप क्या करोगे, इन सबको प्लस करोगे और 7 से डिवाइड कर दोगे। तो इसमें ये बोल रहा है 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो मीन है वो 39 है, तो यानी 39 इज द मिडिल टर्म। ये 41 और 43 हो जाएंगे इसके आगे वाली टर्म, और 37 और 36 हो जाएंगे इसके पीछे वाली टर्म्स। नाउ ये कह रहा है कि जो 13 नंबर है उन तीनों उन सबका मीन निकालो। तो 5 तो ये हो गए, then 45 47 you have 49, you have then 51, you have then 53 में कितने आ गए? 10 हो गए, then 55, then 57, then 59।
तो अगर 13 नंबर तो 7th टर्म इसका हो जाएगा मीन। तो 7th टर्म देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 47 will be the mean of these 13 numbers। जब भी हम मीन निकालते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इन सबको प्लस करो और 7 से डिवाइड कर दो। जितने नंबर ऑफ टर्म्स उनको प्लस करके डिवाइड कर दो। जैसे पहले 5 नंबर का मीन अगर निकालना है तो इन पांचों को प्लस करोगे, उसका मीन निकाल दोगे। तो एक प्रॉपर्टी रहती है मीन निकालते वक्त, अगर आप ऑड नंबर्स का मीन निकाल रहे हो तो जो मिड टर्म है वो बन जाएगी आपकी मीन। द नंबर शुड हैव द इक्वल डिफरेंस। यहाँ पे जैसे 1 का डिफरेंस है पहले वाले में, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है सबके बीच में। तो जो डिफरेंस है वो इक्वल रहना चाहिए सबके बीच में, तभी ये चीज वर्क करती है। तो यहाँ पे अगर 39 5 नंबर का मीन है तो यानी 39 इज द मिडिल टर्म बिटवीन 5 नंबर्स। तो आगे के 2 नंबर ये हो गए, पीछे के 2 नंबर ये हो गए, ठीक है। तो आगे के 2 नंबर ये हो गए, पीछे के 2 नंबर ये हो गए। तो इसके बाद हम बाकी 13 नंबर निकाल सकते हैं। अब अगर 13 का मीन निकालना है तो मिड टर्म बतानी होगी। तो 13 के हिसाब से मिड टर्म क्या बनेगी? 7 ये तो बिचौलिया बनेगा ना सबका, 47 7th टर्म। तो ये बन जाएगा आपका मीन। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 55 पे। there is a milk sample with 50% water in it. If 1/3 of this milk is added to equal amount of pure milk, then water in this new milk will be। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1/3 of this milk, इसकी कोई प्रोमिनेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कह रहा है इक्वल अमाउंट मिल्क मिक्स किया गया है। तो मान ले हम ले लेते हैं 100 ml, तो हमने ये वाला मिल्क ले लिया, और 100 ml हम ले लेते हैं प्योर मिल्क को। तो इसमें जो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी वो ऐसे है, 50 है इसमें वाटर और 50 है इसमें मिल्क। तो ये हो जाएगा मिल्क। यहाँ पे 0 है वाटर और 100 है मिल्क। तो जो पूरा 200 ml का हमारा कॉम्बिनेशन मिक्सचर बनेगा उसमें क्या होगा? 150 तो हो जाएगा मिल्क और 50 क्या हो जाएगा? वाटर। तो उसने बोला है कि वाटर की क्या परसेंटेज होगी, वाटर का क्या शेयर रह जाएगा। तो वाटर का शेयर है 50 और टोटल क्वांटिटी कितनी? 200। तो इट बिकम्स 0.25। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 0.25। सो विद दिस वी एंड आवर डिस्कशन फॉर द टुडे। और जो मैंने क्वेश्चन आज बोले हैं कि ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, तो यू हैव टू मेक श्योर यू आर नॉट मेकिंग दोज मिस्टेक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट मेक दोज मिस्टेक्स, बिकॉज अगर वो मिस्टेक्स आप करोगे तो ऑब्वियसली आप मार्क्स अपने लूज कर रहे हो। डिफिकल्ट क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट जो क्वेश्चन लॉजिकली हो सकते हैं, जो क्वेश्चन इजी हैं, जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए हैं, स्टैंडर्ड बुक्स में दिए हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए। So with this we end our discussion for today.